देखिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में तो हम सब जानते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि उस बड़ी लड़ाई के अंदर भी कई छोटी-छोटी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थीं, रियासतों के भीतर? आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, धौलपुर जन आंदोलन की। एक ऐसा लोकल मूवमेंट, एक ऐसा संघर्ष जिसने भारत के नक्शे को बनाने में एक बहुत अहम रोल निभाया। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना? एक रियासत की आज़ादी की कहानी। मतलब जब पूरा देश अंग्रेज़ों से आज़ादी मांग रहा था, उस वक्त कई रियासतों में लोग अपने ही राजाओं से, अपने ही शासकों से एक अलग किस्म की आज़ादी चाह रहे थे। और धौलपुर की कहानी ठीक इसी संघर्ष की एक ज़बरदस्त मिसाल है। और मज़े की बात यह है कि ये जो पूरी कहानी है, वो इस एक टेक्स्ट से निकलकर हमारे सामने आई है। तो चलिए, आज इसी को परत दर परत खोलकर समझते हैं। तो चेतना का उदय। देखिए, कोई भी बड़ा आंदोलन, कोई भी बड़ी क्रांति रातों रात नहीं होती। उसकी शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। तो सवाल ये है कि धौलपुर में ये चिंगारी जली कैसे? लोगों में ये सोच आई कहाँ से? चलिए, इस आंदोलन की बिल्कुल जड़ में चलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज साफ कर लेते हैं। ये जन आंदोलन आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे सरल शब्दों में, जब आम लोग एक साथ मिलकर किसी बड़े पॉलिटिकल या सोशल बदलाव के लिए आवाज उठाते हैं, बस वही जन आंदोलन है। तो धौलपुर में इसकी शुरुआत होती है साल 1918 में, और पहली चिंगारी जलाई थी स्वामी श्रद्धानंद ने। उन्होंने वहां लोगों के बीच चेतना जगाने का काम शुरू किया। देखिए, ये कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट नहीं था, लेकिन कह सकते हैं कि बदलाव का जो बीज था ना, वो यहीं से बोया गया था। लेकिन सिर्फ एक चिंगारी से तो काम नहीं चलता है ना। उस चिंगारी को आग बनने के लिए एक संगठन चाहिए, एक ढांचा चाहिए। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है प्रजामंडल की, जिसने इस पूरे आंदोलन को एक नई शक्ल और एक नई दिशा दी। तो देखिए, स्वामी श्रद्धानंद के काम के करीब करीब 18 साल बाद, एक लंबा वक्त है, साल 1936 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। अभी आंदोलन सिर्फ एक सोच नहीं था, ये एक फॉर्मल, एक असली संगठन बन चुका था। ठीक है, तो प्रजामंडल बन गया, पर इसका मकसद क्या था? ये लोग चाहते क्या थे? इनका लक्ष्य एकदम क्लियर था, और मजे की बात यह है कि वो अपनी मांग पर बिल्कुल अड़े रहे। उनकी एक ही मुख्य मांग थी, एक जिम्मेदार सरकार। मतलब एक ऐसी सरकार जो राजा की नहीं बल्कि जनता की सुने, जो जनता के प्रति जवाबदेह हो। अपनी ये मांग उन्होंने पहली बार 1938 में रखी। बात नहीं बनी तो 1940 में फिर से दोहराई। मतलब साफ था, वो पीछे हटने वाले नहीं थे। लेकिन सत्ता का स्वभाव है कि वो आसानी से कुछ नहीं देती, और जब जनता कुछ मांगती है तो जवाब में अक्सर ताकत का इस्तेमाल होता है। और यहीं से कहानी में शुरू होता है संघर्ष और दमन का एक मुश्किल दौर। सोचिए, मांग क्या थी? एक जिम्मेदार सरकार। कोई बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात तो नहीं थी। बस इतना ही कि सरकार राजा के लिए नहीं, जनता के लिए काम करे। एक सीधी साधी, साफ सुथरी मांग। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को ये सीधी बात बिल्कुल रास नहीं आई। और उनका जवाब क्या था? जवाब था किराए के गुंडों से दंगे करवाना। एक तरफ एक लोकतांत्रिक मांग और दूसरी तरफ ये हिंसक जवाब। यही फासला इस पूरे संघर्ष की कहानी बयान करता है। और ये संघर्ष अपने सबसे बुरे मोड़ पर पहुंचा 12 नवंबर 1946 को। जगह थी तासीम गांव। वहां प्रजामंडल की एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। लोग जमा थे और तभी सरकारी ताकतों ने उन पर हमला कर दिया। ये आंदोलन को पूरी तरह कुचलने की एक सीधी और बेरहम कोशिश थी। और अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा देखिए। साल 1947, पूरा देश आज़ाद हो गया, जश्न का माहौल था। लेकिन धौलपुर प्रजामंडल अपनी मांग पर अब भी अड़ा हुआ था। उनके लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सोचिए, देश आज़ाद है, पर वो अपनी रियासत में अभी भी अपने हक के लिए लड़ रहे थे। तो फिर सवाल उठता है कि इस लंबे और मुश्किल संघर्ष का आखिर अंत कैसे हुआ? अब कहानी अपने क्लाइमैक्स, अपने अंतिम पड़ाव यानी विलय की तरफ बढ़ती है। तारीख थी 17 फरवरी 1948। ये वो दिन था जब इस पूरे संघर्ष पर विराम लगने वाला था। इस दिन क्या हुआ? भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस वक्त सभी रियासतों को भारत में मिलाने का जिम्मा संभाल रहे थे, उन्होंने धौलपुर के महाराजा को दिल्ली बुलाया।
अब ये मामला सिर्फ धौलपुर का नहीं रहा था, ये नेशनल लेवल पर पहुंच चुका था। और दिल्ली में हुई उस मुलाकात का नतीजा ये निकला कि महाराजा को अपने सारे शासन के अधिकार छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये प्रजामंडल के इतने सालों के संघर्ष की एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। और इसके फौरन बाद धौलपुर का विलय कर दिया गया मत्स्य संघ में। ये 18 मार्च 1948 को 4 रियासतों को मिलाकर बनाया गया एक नया राज्य था। और इसी के साथ धौलपुर आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली भारत का एक हिस्सा बन गया। तो धौलपुर की ये कहानी सिर्फ एक रियासत की कहानी नहीं है। ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है। ये बताती है कि भारत का जो नक्शा आज हम देखते हैं, वो सिर्फ दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं के फैसलों से नहीं बना। वो तासीम जैसे छोटे छोटे गांवों में आम लोगों के संघर्षों, उनके बलिदानों से बना है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाती है कि ऐसे और कितने स्थानीय आंदोलन, कितनी कहानियां हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हैं।